तो मेरे को एक्चुअली बोला गया था कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से शायद, या कि कुछ रीडिंग में जैसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को गज़ल का मीनिंग के लिए रिवीजन चाहिए, या फिर एक बार रीडिंग का भी थोड़ा चाहिए कि जैसे बुक में लिखा होता है तो कैसे रीड करना है उसको। सो मीनिंग्स भी बता दीजिए। ओके। ऐसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लेरिफाई हो। ठीक है। तो जो फर्स्ट गज़ल थी उसकी फ़ोटो दोबारा से भेजवा दी ग्रुप में, आप सबको मिल गई होगी। तो रीडिंग करते हैं, साथ साथ में फिर मीनिंग भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कुछ दिक्कत किसी को रीडिंग में होगी तो वो भी देख लेंगे और मीनिंग भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला, जो फर्स्ट पेज पे तीन शेर हैं वो कौन रीड करेगा पहले? हाँ सर, मेरे एकदम। ओके। खाक से ताबा कह कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। ठीक है, तो ये शेर रीड करने में किसी को भी दिक्कत, कैसे वर्ड्स लिखे हैं, कैसे ज्वाइंट हो रहे हैं, या मैं चलो एक बार बता ही देता हूँ। ये एक्चुअली नस्तलीक स्क्रिप्ट है, जो कि उर्दू में आप कहीं भी टाइप देखोगे, जैसे लेटर्स लिखे हैं या कुछ भी लिखा है, न्यूज़पेपर है या जो भी बुक्स पढ़ोगे आप, तो उसमें नस्तलीक स्क्रिप्ट का यूज होता है, जो कि मताय नूर में भी आपको मिलेगा। तो इसमें जैसे नस्तलीक स्क्रिप्ट का क्या फ़र्क होता है नॉर्मल स्क्रिप्ट से, कि नॉर्मल स्क्रिप्ट जैसे पर्शियन और अरेबिक की है, वो सीधे सीधे चलती है, राइट टू लेफ्ट खाली। और नस्ली क्या होता है, वो राइट टू लेफ्ट के साथ साथ टॉप से डाउन भी आता है। दोनों डायरेक्शन में लेटर्स हमारे मतलब फर्स्ट लेटर से दूसरे लेटर पे आते हैं ऐसे वर्ड्स बनाने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल लेके आता हूँ, आपको समझाता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कशिश लिखना है अगर, तो नॉर्मल अरेबिक या पर्शियन स्क्रिप्ट में हम कैसे लिखेंगे? बोर्ड विजिबल है ना सबको? काफ हाँ जी। आएगा सर। जी सर, इट इज क्लियर। काफ शे, ओके, करेक्ट। काफ होगा, ये आएगा और शीन शे। आएगा और शीन आएगा फिर से। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल स्क्रिप्ट जैसे नस्ख होती है फारसी या अरबी की, तो उसमें कैसे लिखते हैं? उसमें हमने ये काफ बनाया, सीन बनाया, फिर सीन बनाया, ये सारा कुछ राइट टू लेफ्ट आता है। ठीक है। अब ये इसको हम नस्तलीक में लिखेंगे तो कैसे आएगा? ये काफ आया, ये सीन आया, ये तीसरा सीन आया, दूसरा सीन सॉरी। तो ये आप देख रहे हो कि राइट टू लेफ्ट के साथ साथ टॉप से डाउन भी आ रहा है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में। तो नस्तलीक में यही बस डिफरेंस है कि वो टॉप से डाउन भी आता है, इसलिए थोड़ा देखने में डिफरेंट लगता है। हालांकि बहुत ब्यूटीफुल लगता है कंपैरेटिवली, लेकिन पढ़ने में क्योंकि आप लोगों को अगर इतना प्रैक्टिस इसकी है पहले से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट टाइम के साथ साथ आप बहुत इजीली उसको पढ़ लोगे। कोई और ऐसे एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखना है, कोई वर्ड बताइए आप लोग। हम सफर। ठीक है, हम सफर से लिखना है तो फर्सी स्क्रिप्ट में ऐसे आएगा, छोटी है, मीम, सीन, फे और रे, बस सारा कुछ सीधा सीधा आएगा। ठीक है। अब ये अगर इसको हम उर्दू नस्ली की स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कैसे आएगा? ए, मीम, से और फे रे। तो अब देखिए टॉप से डाउन आ रहा है, तो डिफरेंस आप दिख रहा है कि यही डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से, और दूसरी चीज़ है कि जनरली लिखते वक्त
दो वर्ड्स के बीच में, जैसे हिंदी इंग्लिश में हम काफी स्पेस दे देते हैं दो वर्ड्स के बीच में, इसमें उतना स्पेस नहीं दिया जाता। इवन आप समझ लो, कभी कभी लगता है कि दो लेटर्स में स्पेस है और उतना स्पेस दो वर्ड्स के बीच में भी आ रहा है, मतलब एक वर्ड के लेटर्स के बीच में जितना स्पेस है उतना स्पेस दो वर्ड्स के बीच में आता है। तो वो रीडिंग करते करते आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको काफी क्लियर होता जाएगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि ये उसका पार्ट है उसका पार्ट है, बट फिर चीज़ें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर चीजें होती जाएंगी। अब जैसे ये वाला शेर जो पढ़ा आपने, तो इसमें आप देखिए कि अ, जैसे ने तो जब है, तो ने तो जब में कितना कम स्पेस है, लग रहा है कि एक ही वर्ड है वो। राइट, तो ये चीजें आप जब पढ़ पढ़ के थोड़ा क्लियर होगा। बाकी स्टिल कुछ डाउट है अगर, तो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, आप लोग कभी भी पूछ सकते हो बीच में। तो जो पहला शेर है वो जो लिखा हुआ है, तो कैसे लेटर्स बने हैं सबको क्लियर है, या फिर कुछ कैसे जुड़ा है, कैसे स्पेसिंग है, वो सब क्लियर है किसी को, या फिर एक बार बताऊं दोबारा से पहले शेर का। हेलो। क्लियर है सब। ठीक है। तो इस शेर में महाराज जी समझा रहे हैं कि खाक से ताबा। अब जो ताबा है वो एक्चुअली फारसी के वर्ड से, तो अ, जो बह लिखा है तो वो फारसी में ये होता है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन होता है बह। ठीक है, उर्दू में हम उसको बा ही बोलते हैं। तो असली में बै है ये फारसी के हिसाब से, तो और ता लगा हुआ है, तो ताबा का मतलब होता है कि लेकर तक। ता मतलब होता है अप टू, यानी कि वहां तक, या हिंदी में से तक। और बै होता है जैसे फ्रॉम या टू, टू बोलते हैं वैसे, तो कह सकते हैं कि वहां से वहां तक। तो खाक से लेकर कहकशां तक, ये इसका पूरा मीनिंग है। तो खाक हमको पता है, खाक होता है मिट्टी या जमीन, जो राख। राख। नहीं, राख राख। नहीं, राख नहीं, खाक है, खाक। खाक हाँ, का राख तो मतलब। ऐसे होता है, राख जो एशेस इसको नहीं सर, बोलते हैं। खाक का मतलब राख नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, खाक अलग है, राख अलग है। राख तो एशेस होते हैं जो हम कुछ जलाते हैं उसके बाद बच जाते हैं। चिंगारी शायद बोल, चिंगारी नहीं, कुछ और बोलते हैं एशेस। तो और खाक होता है कि ग्राउंड बोल सकते हैं, या मिट्टी बोलते हैं जो, ये कहते हैं कि खाक मतलब जो जल के राख होता है वो अलग चीज है, ये खाक जमीन की मिट्टी को बोलते हैं खाक, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि इंसान मिट्टी का है तो खाक में मिल जाता है, तो वो खाक है, मिट्टी में मिल जाना, तो उसको बोलते हैं। और कहकशां गैलेक्सी को बोलते हैं, गैलेक्सी जो बेसिकली जो अंदर की दुनिया में जो कहकशां उसको बोलते हैं, जो अंदर के चिराकाश जिसको महाजी सत्संग में बोलते हैं उसको कहकशां से यहाँ पे महाजी ने लिखा हुआ है। तो आ, मिट्टी से लेके कहकशां, बेसिकली जो स्पिरिचुअल मीनिंग इसका जो बताना चाह रहे हैं महाराज जी, कि हम जब स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके जब अंदर के चिराकाश में पहुंचते हैं, तो हमने तो जब किया सफर, तो जो हमने सब हमारे आत्मा ने सफर किया वहां पे, तो हमको क्या हुआ, हर कदम पे इश्क मिला। अब कदम हम चल तो नहीं रहे, लेकिन क्योंकि आत्मा सफर कर रही, तो उसलिए कदम, यानी कि कदम यहाँ पे चलना नहीं, स्टेप है। ठीक है, कदम यानी कि स्टेप। तो हर स्टेप पे हमको इश्क मिला, और हर नजर पे हमको हुस्न मिला। तो जैसे महाजी सत्संग में बताते हैं कि जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो वो प्रेम से भरपूर है और खूबसूरती से भरपूर है, तो वही महाजी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर कदम कदम पे हमको रूहानी इश्क का मिला। और जो नज़ारे थे, जो नज़र से हम देखा, वो हुस्न से भरपूर था, यानी कि बहुत खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे थे वहाँ पे। तो क्लियर है ये? कोई जी सर। डाउट? ठीक है, तो अगला शेर कौन पढ़ रहा है फिर? कौन रीड करेगा सेकंड शेर? हेलो।
हाँ समझ। हाँ जी। कैसा ख्याले गुम रही, कैसा हरा से दश्त दर, दस्त दश्तो दर, उदर। जी। दश्तो दर। शौक है तेरा, शौक है तेरा, हम शौक है तेरा, हम रहनुमा। रहनुमा, रहनुमा सॉरी, शौक है तेरा रहनुमा, याद है तेरी हम सफर। अभी ये रहनुमा क्या है ना, थोड़ा मीम को चौड़ा करके लिखा हुआ है। ऐसे करके, ऐसे रहनुमा ऐसे लिखेंगे, रे छोटी है, नून और मीम। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, बट उन्होंने क्या किया है, इसको चौड़ा कर दिया। अब चौड़ा क्यों किया? क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी बताने में गजलें हैं, वो सारी लाइंस लगभग एक के नीचे एक खत्म हो रही हैं। तो अगर उसको छोटा कर दे थोड़ा, तो वहां तक पहुंचता नहीं, थोड़ा पहले खत्म हो जाता। तो उसको बराबर सिमेट्री करने के लिए, लिखने की खूबसूरती के लिए उसको चौड़ा कर दिया। तो ये हमें उर्दू में कह सकते हैं, या फिर किसी भी लैंग्वेज में आपको एक ये राइट है कि जैसे आप कैसे भी उसको वर्ड लेटर को बना सकते हो, चौड़ा कर दो, पतला कर दिया, वो उसके फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो आप उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए ये सब खेल सकते हैं इसमें। और नुस्लीक की यही सबसे खास बात है कि आप इसको जितना, इसके जो मुड़ाव हैं लेटर्स के, या जो पॉइंटेड हैं, उसको जितना परफेक्ट बनाएंगे उतना खूबसूरत बनेगा ये। अब ऊपर जैसे हरास था, हरास में भी सीन छोटा भी लिख सकते थे, पर उन्होंने पूरा लंबा कर दिया, बस इसलिए ताकि वहां तक पहुंच जाए। अ, सर जैसे तो पहले शेर में भी है, हुस्न मिला नजर नजर। बिल्कुल बिल्कुल पहले सही पहला पकड़ा। नजर लंबा कर दिया और दूसरा हाँ छोटा जी, कर दिया। बिल्कुल। अगर दोनों छोटे होते तब भी नहीं पहुंचता, दोनों बड़े होते तो लाइन के बाहर चला जाता। तो वो उन्होंने खाली लाइन खूबसूरती के लिए किए, हाँ। ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन को मिलाना था। बिल्कुल। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए कि वो ऐसा वैसा, जो सिर्फ खूबसूरती के लिए खेला गया है। आप जैसा मर्जी लिखिए, दोनों ही ठीक है। हम्म, उसको खींचना है तो खींच लीजिए, नहीं खींचना तो वो भी ठीक है। तो अगर लिखावट क्लियर है तो सेकंड शेर में महाजी समझा रहे हैं हमको, कैसा ख्याल है गुमरही। तो गुमरही का जो रूट वर्ड है गुमराह, आप सबने सुना होगा। गुमराह जिसे कहते हैं कि भटक जाना, राह को गुम करना, बेसिकली इसका जो मीनिंग, गुम मतलब होना, खोना। और राह तो हमारा रास्ता को बोलते ही है। तो रास्ता खो जाना, उसको गुमराह होना बोलते हैं। तो गुमराही वहीं से आया है। सर तो गुम हो जाना। जी जी, गुम मतलब खोना बोलते हैं ना, कुछ चीज गुम हो गई, तो यही गुमराह, राह गुम हो जाना, रास्ता खो जाना। ठीक है। तो कैसा ख्याल है गुम रही, तो ख्याल होता है थॉट। ठीक है, तो कैसा ख्याल है गुम रही, तो मतलब कि राह गुम होने का कैसा ख्याल आएगा हमको, मतलब कैसे आएगा। रास्ता भटकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों है वो आगे अगले मिसर में बताएंगे। उसके बाद है कैसा हिरास दश्तो दर। हिरास होता है डर या भय, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें भी सीन लंबा कर दिया, तो वो बस सुंदरता के लिए। तो कैसा हिरास दश्तो दर। अब दश्तो दर क्या होता है? दर होता है प्लेन्स, जैसे नॉर्मल एरिया है। दश्त होता है जंगल, जिसको कहते हैं जहाँ कोई रहता नहीं, सुनसान इलाका है। तो अब हम जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ता खोने का कोई डर नहीं, कोई ख्याल नहीं है। और चाहे भीड़ वाला इलाका हो, चाहे सुनसान इलाका हो, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? वो अगले शेर, अगले मिसर में बता रहे हैं, शौक है तेरा रहनुमा। अभी इसमें थोड़ा, वो शायर की एक खासियत है ये चीज की, लिखा है शौक है तेरा रहनुमा। तो वो तेरा रहनुमा शौक नहीं है। इसका मतलब है कि तेरा जो शौक है वो मेरा रहनुमा है। यहाँ हल्का सा पॉज है कि शौक है तेरा रहनुमा, मतलब जो तुझे पाने का शौक है वो मेरा रहनुमा है। रहनुमा को होता है, दो वर्ड से बना है भी, वो फारसी के राह से बना है और नुमा से बना है। ठीक है। तो राह होता है रास्ता, और नुमा फारसी के वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है दिखाने वाला। इसका जो रूट वर्ड है वो नुमाइंदन है, मतलब होता है कि दिखाना या देखना, दिखाना ही होता है। तो नुमा मतलब दिखाने वाला। तो रहनुमा से ही शॉर्ट फॉर्म में उसको रहनुमा कर दिया। रहनुमा करते तो वो एक मीटर से और हो जाता, जो गजल का मीटर होता है उससे एक एक साउंड ज्यादा बढ़ जाती है, उसको रहनुमा कर दिया। रहनुमा रहनुमा एक ही बात है। तो रास्ता दिखाने वाला कौन है? आपका शौक।
मतलब आपको पाने का जो शौक है, तो स्पिरिचुअल वे में अगर कोशिश करें कि जब जब हम उनको पाने की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी रोशनी, जो उनको नूर है या उनका जो शब्द है, वही हमको रास्ता दिखा रहा है, उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। तो उनको पाने का शौक ही है जो हमको उनकी तरफ खींच रहा है, वही हमें रास्ता भी दिखा रहा है। और याद है तेरी हम सफर। तो हम जब जा रहे हैं, तो जिस तरफ जा रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं, तभी उन्हीं की तरफ जा रहे हैं ना। उनको उनको याद, उनकी याद हमारे अंदर है कि उनको, मतलब मुर्शिद की या परमात्मा की। तो उनकी याद करते करते हम जा रहे हैं, तो हमारा हम सफर है वो। हम सफर क्या होता है? ये भी फारसी का वर्ड है। जहाँ भी हम लगा हो ना, इसमें स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड में, ये फारसी का होता है। हम का मतलब होता है, इंग्लिश में टू इसको बोलते हैं, या हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम सफर लग गया अगर, तो मतलब कि जो हमारे साथ चल रहा है, मतलब वो भी सफर में, हम भी सफर में। ये एक तरीका है इसका लिखने का। हम सफर हो गया, या हम दर्द हो गया, जो कि जो हमारे दर्द में वो भी शामिल है, जो इंक्लूड कर लेते हैं उसको कि एक ही चीज हो गई, तो हम लगा देते हैं। हम सफर, हम दर्द हो गया, और हम नफ्स हो गया, जो हमारी उस हम नफ्स क्या होता है? नफ्स सांस होती है, तो हम नफ्स, जो सांस, सांस जिससे मिली हुई है, जो एकदम इतना करीब है हमारे कि सांस भी एक हो गई, तो हम नफ्स। तो हम का मतलब वही है कि जो हमारे साथ है, मतलब जो मिल गया है। तो हम सफर है, यानी कि हमारे साथ चल रहा है। कौन चल रहा है? तेरी याद। तो पूरे शेर का मतलब ये निकल रहा है अभी कि जब आपका ये शौक है जो हमको रास्ता दिखा रहा है, जो हमारा रहनुमा है, और आपकी याद ही है जो हमारे साथ चल रही है हमारे सफर में, तो फिर रास्ता गुम होने की बात ही नहीं है। जब मुर्शिद हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो रास्ता खोने की ऑप्शन ही नहीं। और जब वो हमारे साथ है, तो कोई डर की बात भी नहीं, कहीं भी हो, चाहे सुनसान जगह में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे एकदम भीड़ भड़ाका हो, तो किसी चीज का कोई डर ही नहीं है। तो इस शेर का ये मतलब है। तो किसी को कुछ वर्ड में या ओवरऑल कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए इस शेर में। क्लियर है सर। ठीक है, अगला शेर कौन रीड अगला करेगा? अगला सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की राह गुजर, सोए हुए से राह रो, खुले हुए से रहबर, खोए हुए से। खोए ओए। हुए से जी। रहबर। अच्छा, अभी इसमें खोए, आई थिंक बेसिक में सर ने बताया था कि जब हम किसी लेटर पे बहुत जोर देते हैं, तो वहां पर हमजा ऊपर आ जाता है, खोए, जाए, लिए, उस टाइप से। तो इसलिए यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है कि खोए, तो ये खो हो गया। और ये तो खोए हुआ, खोए, अब खोए है, तो उस पे हमजा लग जाए, तो वो थोड़ा उस पे स्ट्रेस दिया, खोए। और सेम हुए में भी वही चीज है। अभी अगर ऐसे हमने लिखा, तो ये क्या, हवे हो जाएगा या हुए हो जाएगा? हुए, तो उस पे हमजा आ जाएगा पर। तो ये हुआ खोए हुए। ठीक है। और इसमें भी जैसे सोए हुए, तो पूरे मिस्र में बहुत सारे ऐसे लेटर्स में हमजा लगा हुआ है। अभी इसमें हमजा की स्टाइल थोड़ी अलग है। देखोगे आप तो हमजा थोड़ा ऐसे करके लगाया हुआ है इन्होंने, इस तरह से करके। तो वो हमजा ही है, लिखने का तरीका है वो थोड़ा प्रिंटेड में। ऐसे आप चाहो तो ऐसे बनाओ, या जैसे नॉर्मल हमजा बनता है एन की शेप में, वैसे बनाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सोए हुए से रहा रो, खोए हुए से राहबर। तो इसमें आई थिंक बाकी तो लिखने में क्लियर होगा। तो हमने सर भी एक जाके। रिक्वेस्ट है। जी। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आप बोर्ड पे ना थोड़ा सा लेटर्स बड़े लिख दें। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज, थैंक यू। ओके। ये ऐसे खोए था, तो ए बनाई बड़ी है, और उस पे ऊपर हमजा, तो वो ए। ए की से थोड़ा स्ट्रेस देंगे, वैसी आवाज देगा जो मैं बता रहा था। उसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। थिंक अभी अभी क्लियर है। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ, तो इसमें महाराज जी फरमा रहे हैं कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की रह गुजर। हमने भी जाके देख ली अहले खिरत। अहले क्या होता है? मतलब बिलोंग करने वाला, एक तरीके से बोलते हैं। तो अहले खिरत क्या है? खिरत हमको पता है, महाराज जी ने सत्संग में कई बार बताया हुआ, खिरत मतलब होता है इंटेलेक्ट, या जो दिमाग, जिसको बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, इंटेलेक्ट। ठीक है। तो अहले खिरत हो गया जो इंटेलेक्ट की राह पे चल रहे हैं, दिमागी तौर पे हर चीज करते हैं, नॉलेज और
जो नहीं जो बुद्धि का इस्तेमाल हर चीज में करते हैं, तो अहले खिरद हो गया। खिरद इंटेलेक्ट, और अहल लगा देंगे तो जो उसको बिलोंग करते हैं, जैसे अहले नजर होता है या जो भी होता है, तो जिसके पास वो है चीज है या बिलोंगिंग है या उससे रिलेटेड है, तो अहले खिरद जो दिमाग की दुनिया, दिमाग की हर चीज में यूज करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, उनकी जो रह गुजर है। अभी रह गुजर भी फारसी से आया है, तो उसका समझ लीजिए रह रास्ता ही हो गया, और गुजर बेसिकली होता है जो गुजरने वाला या गुजर रहा है, तो रह गुजर। तो जो खिरद वाले लोग हैं जो दिमाग ज्यादा लगाते हैं, उनके जो रह गुजर है, उनके जो रास्ते पे जो रास्ता उनका है, वो हमने भी जाके देख लिया। अब वहां पे क्या हुआ, सोए हुए से राह रो। अभी राह रो भी फारसी है, राह तो हमको पता है। रो बेसिकली बोलते हैं, आप कह सकते हो चलने वाला कह सकते हो, ठीक है, तो रास्ते पे चलने वाला राह रो हो गया। तो सोए हुए से राहरो, जो रास्ते पे चल रहे हैं वो सब सोए हुए हैं। और खोए हुए से राहबर सॉरी। तो अगेन राहबर भी फारसी है। राह और बर, तो बर आया है बुर्दन से। ये वर्ब है इसका फारसी, बुर्दन से बुर आया है। राहबर आया है, बर का मतलब होता है टू टेक अवे। बुर्दन मतलब टू टेक अवे, जो जो ले लेता है, लेके चला गया। तो राहबर जो राह पे हमको जो लेके जा रहा है रास्ते में, जो राहबर हमारा है जो रास्ता दिखा के हमको आगे हमको लीड कर रहा है बेसिकली, जो लेके जा रहा है। जैसे कोई काफिला चल रहा है तो लीडर आगे होता है, बाकी पीछे होते हैं, तो राहबर उसके कहते हैं। तो अभी क्या है कि जो एले खिरद वाले हैं, जो दिमाग बुद्धि लगाने वाले, जो रास्ता है उस पे क्या जो चल रहा है वो भी सोए हुए हैं, और उनको जो चला रहा है वो भी सोया, वो खोया हुआ है। तो इसका मतलब यही है, जैसे महाजी के और शेरों में भी महाजी ने फरमाया हुआ है कि जो इंटेलेक्ट का जो एक अंधेरा है, उसमें खोए हुए हैं वो लोग। उसमें ही उनको उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा ना, वो चाहते हैं, तो सब खोए हुए हैं अंधेरे में ही। और जो अब जो उनको फॉलो कर रहा है वो भी सोए हुए हैं। अगर वो जागे देखें कि भाई वो गलत गलत लेके जा रहा है, हमको गलत रास्ते पे कोई लेके जा रहा है, तो हम रास्ता चेंज कर लें। बट नहीं, हम उनको जो फॉलो कर रहे हैं, अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी सोए हुए हैं। और जो ले जा रहा है वो तो वैसे ही खोया हुआ है, कि उसको पता ही नहीं है अंधेरा में जा रहे हैं रोशनी में जा रहे हैं। एक अकल की अंधेरे में रास्ते पे जा रहा है वो। तो ये मतलब है उनका इस शेर का। तो अभी तीनों शेर में जो लिखावट है या जो मीनिंग है, कुछ किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सर एक बार हुस्न लिख के बताएं। ह जो है हाँ। और स जो हम लिखते हैं वो प्लेन लिखी हुई हम्म। है, वैसे दो दांत वाली लिख हाँ, सकते हैं क्या सर? हुस्न बिल्कुल में। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए प्लस सीन प्लस नून, ये तीन लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हे बनाया, दंदाने बनाए, और नून कर दिया, ठीक है, ये हुस्न हो गया। बुक में कैसे लिखा है, ऐसे, बल्कि ऐसे भी नहीं किया, सीधा ऐसे करके नून कर दिया, ठीक है। तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए किया है, चौड़ा कर दिया उसको। अदरवाइज सीन और शीन जो है वो ऐसे तो लिखे जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी उसको दंदाने को सिंगल बड़ा बना देते हैं। कब बनता है मोस्टली ये, जब लगातार दो सीन या दो शीन आ रहे हो। जैसे कशिश है, तो कशिश कैसे लिखा जाएगा, एक काफ फैल जाएगा, तो पहला शीन है वो गोल आ जाएगा, उसके बाद दूसरा छोटा सा आ जाएगा। नुक्ते तीन, नुक्ते तीन जनरली जो ऐसा यूज होता है गोल वाला, तब जब दो लगातार सीन हो। अब दो लगातार सीन है, तो ऐसे अगर लिखेंगे तो काफी ज्यादा गोल 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 बनाने, दो बना देंगे अलग अलग, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं वो लोग जो प्रिंट प्रिंट टाइप करते हैं नस्तलीक में, कहा बनाया, पहला सीन लंबा कर दिया, दूसरा सीन के दंदाने बना दिए, तो ये ऐसे। तो वो जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए लिख आप ऐसे भी सकते हो, ये भी गलत नहीं है। जस्ट ये सुंदर लग रहा है देखने में थोड़ा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो बस उसमें भी वही कहानी है, उसको उन्होंने ऐसे बना दिया। आप चाहो तो दंदाने बना दो उसके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर जी आप सर। क्या वर्ड यूज कर रहे हो, नस्लीम? नस्तलीक। नस्तलीक। नस्तलीक, ये जैसे हम लोग हिंदी की कौन सी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट होती है हिंदी में, देवनागरी। ये इंग्लिश में होती है रोमन। तो वैसे ही जो ये उर्दू की स्क्रिप्ट है, इसको नस्तलीक बोलते हैं, जो लिपि कट जा बोलते रहा है हैं। ऊपर वाला। सॉरी। ओके, कोई बात। हाँ, तो जो हिंदी की जैसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि बोलते हैं हिंदी में, उसको देवनागरी, तो वैसे उर्दू की नस्तलीक होती है। और
जो फारसी अरेबिक की है उसको नस्ख बोलते हैं, नस्ख। जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, बिल्कुल ऊपर से नीचे नहीं आती है, स्ट्रेट 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 लिखते हैं जैसे। तो उसको बोलते हैं नस्ख। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जी। तो इन तीन शेर में कुछ और डाउट किसी को लिखने में या फिर मीनिंग में, तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। आई थिंक किसी का डाउट नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पेज पे कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट शेर? Shall I read जी it, सर, sir? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, पढ़िए। कोई भी पढ़ लीजिए, अगला शेर आप पढ़ लीजिएगा, एक वो पढ़ लीजिए। जी सर, मैं पढ़ रही हूँ। जी। कोई मिले तो पूछ ले, मौसमे गुल तो है मगर, गिर्द खिजा पड़ी है क्यों, आईना बहार पर। बहुत अच्छे। अभी अ, अपने बहुत अच्छा पढ़ा। एक लेटर जो है, खिजा जो वर्ड है, तो वो खिजा नहीं है, खिजा है। अब खिजा क्यों है? क्योंकि उसमें जीम नहीं लगा है, इसमें जे लगा हुआ है, राइट। जीम की जो साउंड है वो जा की आएगी, और जे की जो साउंड है वो जे है तो जेड की आएगी, तो खिजा हो जाएगा वो। ठीक है। ओके। ठीक है। कोई मिले तो पूछ ले। अब इसमें मौसम में भी सीन लंबा बना दिया, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो भी चलेगा, और नॉर्मल दंदाने बनाएंगे तो वो भी चलेगा। ठीक है। मगर में भी वही किया इन्होंने। अब मगर क्या थोड़ा स्टाइलिश बनाया है। तो काफ या गाफ होता है, तो जैसे हम उसको नॉर्मली लिखेंगे ना मगर, तो वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे आएगा, मीम गाफ और इसमें दे जुड़ गया, मगर। ठीक है। ये सिंपल, ये भी ठीक है। बट अब एक स्टाइल लिखने की है ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो क्या करते हैं वो, मीम के लिए सीधे के लिए उसको तिरछा कर दिया। ठीक है। अब तिरछा किया तो जो काफ के दो कश होते हैं, वो कश यहाँ लगा दिए, और नीचे बीच में से रे बना दिया उसको। इस तरीके से लिखा है। तो ये सुंदर लगता है, बस और कुछ नहीं। आप चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो ऐसे लिखो, वो भी ठीक है। अब थोड़ा उन्होंने लंबा खींच दिया उसको, ऐसे कर दिया, ये कश आ गए और ये रे हो गया। ठीक है। तुम काफ वाफ के कुछ भी लेटर वर्ड्स हैं तो आप ऐसे बना सकते हो। जैसे आपको लिखना है, मान लो निगाह लिखना है, निगाह नहीं निगर लिखना है, ठीक है, निगर या नगरी, नगरी लिखना है। तो एक तो तरीका है कि ऐसे लिखें हम लोग, नगर हो गया, और ई कर देंगे तो ये नगरी हो जाएगा। बट सुंदर लिखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, नून का गोला बनाया, ये को तिरछा कर दिया, ठीक है, और इसमें रे बीच में निकाल के ऊपर कश लगा दिए, नून का नुक्ता आ गया, ये नगरी हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? पर सर कई बार ये ऐसा होता है कि हम सुंदर के चक्कर में कहीं गलती ना लिख जाए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप ऐसे लिखो वो भी ठीक है। बट बुक में आपको रीड करने में इजी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा लेटर आ गया। तो आप इवन दादा पढ़ेंगे या कोई भी उर्दू की बुक पढ़ेंगे, तो नस्तलीक जो प्रिंटेड है टाइप्ड है, उसमें ऐसे खेल होंगे लेटर्स के, थोड़ा सुंदरता के लिए इधर उधर। और आप प्रैक्टिस से आप भी ऐसे बनाने लग जाओगे। मैं भी पहले डरता था क्या बना हुआ है, बट मैंने प्रैक्टिस करी महाराज की दया से, तो बनने लगा। तो बनने लगेगा सबका, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। हम लोग एबीसीडी भी सीख के आए हैं, उसमें भी कुछ इजी इतना नहीं होता, छोटा बड़ा तो और टफ होता है। तो जस्ट उसको आप, आपको आपकी इससे राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मतलब, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी राइटिंग पहले उतनी अच्छी नहीं थी, बट जैसे मैंने मतलब नूर की बुक देख के कॉपी किया, एक एक वर्ड वैसा बनाया, लेटर कैसे घूम के आ रहा है, कैसे ज्वाइंट हो रहा है, तो उससे राइटिंग इंप्रूव हुई। तो ये सब तरीके हैं थोड़ा राइटिंग अच्छी प्रिंट करने के लिए। ठीक है। सर आपकी बात ठीक है, प्रैक्टिस करने से समझ तो आ जाती है, पर जी। कंफ्यूजन पता क्या आती है, जैसे एक जी। नगरी लिखा है, हाँ, पढ़ते पढ़ते ऐसे लगने लगता है कि जैसे र पहले आ रहा है और ग बाद में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये ये कंफ्यूजन हो जाती है, पर धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं तो वर्ड समझ आता है कि ये नरगी हाँ, नहीं नगरी है। ये क्यों है बताता हूँ। काफ का जो कश के नीचे बॉडी होती है ना, नीचे वाली, ये हम लोग जी। ऐसे लिखते हैं उर्दू में, बट जो फारसी अरबी नस्ब मैंने बताया, उसमें काफ ऐसे बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है। तो अगर आप इसमें आप जोड़ना चाहोगे, नगरी मान लो उसमें लिखना है, तो कैसे आएगा? ना बनाया ये गाफ बनाया,
ऐसे नजर आ गया ये। तो वही चीज आ गई बेसिकली, वो उसको ही घुमा के लिख दिया। तो अब उसको भूल जाओ, अभी छोड़ो। आप खाली पढ़ने के लिए इसको सोचो कि हाँ, ये जो ग्राफ के नीचे की बॉडी है, ये मान लीजिए यहीं से ऐसे घूमने वाली थी, बट हमने घूमने के बजाय उसमें रे जोड़ दिया। ठीक है। जैसे ओके। ग्राफ, हाँ ऐसे मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे बनता अगर, तो हमने ये पूरा ग्राफ ना बना के इसमें इसको रे बना दिया। रे बना दिया। ठीक है, ऐसे नॉर्मल बनता है तो ग्राफ में इसके बॉडी में रे जोड़ देते हैं, उस तरह से जोड़ दिया, बस उसको तिरछा कर दिया। अब आप खुद देखो, सुंदर लग रहा है ना उससे, वो कितना अजीब लगता है, ये कितना सुंदर लगता है। तो जस्ट नस्तली के ऑल अबाउट ब्यूटिफिकेशन, तो जितना सुंदरता आप करो उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी लिखो आप वैसे, कोई डाउट नहीं है, वो फुल मार्क्स उसके भी हैं। पढ़ने में आपको इजी होगा, इसलिए मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ कि ऐसे रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी इससे, और राइटिंग तो होगी अगर आप लिखोगे भी वैसे, कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये ग्राफ इस तरह से भी बन जाता है नस्तलीक में। ठीक है। और किसी को कुछ लिखावट में डाउट है? एक क्यों में डाउट होगा शायद, खिजा पड़ी है क्यों, इसमें भी का की शेप चेंज हो गई है, राइट। हाँ जी। इसमें क्या किया है, वही सेम चीज करी है जो मैंने घुमाने वाली बताई थी ना, उसी तरीके से घुमाया है हम्म। इन्होंने। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं क्यों, काफ छोटी ये और नून, क्यों ऐसे आएगा, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, जो मैंने ऐसे वाला का बताया था ना इस तरीके से बनता है, वही बनाया है। बस क्या किया, ऐसे ये आधा बनाया, यहीं पे यूं लगा दिया, मतलब ऐसे फास्ट जोड़ोगे तो वैसे बन जाएगा। तो बस वो अरेबिक वाला जो नस्क वाला काफ है, उसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए यूज कर लिया, जॉइंट उसमें अच्छे बन लगते हैं। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, अब प्रिंटेड है तो उसमें दोनों काफ यूज है, कभी वहां कभी वहां से, कभी वैसे कभी वैसे, तो वो सारा डिपेंड करता है कितनी जगह उनको पूरी लाने के लिए चाहिए है, उस तरीके से उन्होंने सोच सोच के लिखा है। तो इसलिए क्यू में भी काफी से घूम गया। अच्छा, अभी इसका मतलब कोई में वापस हमजा लगा हुआ है, वो शेप उसकी अलग है हमजा की भी, एन जैसी नहीं है, तो लेकिन वो हमजा है वो। कोई मिले तो पूछ लें, मौसम में गुल तो है मगर, गिरदे खजा पड़ी है क्यों, आईना है बहार पर। अब आईना में नून लंबा खींच कर लंबा कर दिया, देखिए नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो वैसा नहीं आता। बस बराबर मीटर में, सॉरी मीटर कह रहा हूँ, मिसरा उसके नीचे एकदम एंड टू एंड चिपकाने के लिए, खाली बाहर का भी छोटी है कितनी लंबी कर दी है। तो बस वो आपको ऐसे बहुत सारे पूरे बुक में दिखेंगे, जब डिप्लोमा में आप आगे आगे बढ़ोगे, बहुत सारे वर्ड्स में ऐसे ही कहीं छोटा कर दिया कहीं लंबा कर दिया, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट वो सुंदरता के लिए एक लाइन के नीचे लाइन आ जाए इसलिए किया है बस, और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अलग सिग्निफिकेंस नहीं है। आप नॉर्मली लिखो, वो भी ठीक है। तो अब जो ये गिरदे खिजा है, तो गिर्द का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? गर्दे डस्ट को कहते हैं। हाँ, इसके दो मीनिंग होते हैं, भोजन। डस्ट भी जी। गिजा मतलब फूड होता है ना। खिजा, नहीं नहीं। नहीं नहीं, गिजा। गिजा। गजा, वो फारसी का वर्ड है। गजा। गजा, हाँ हाँ। हाँ। फूड गाफ, होता है। जे और ये अलिफ। गर्द हाँ गर्द 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 से बना है, गर्दे। हाँ, ये गर्द, गिर्द खजा जो भी था, तो ये गिर्द के दो मीनिंग होते हैं। एक तो डस्ट होता है, दूसरा मीनिंग हम्म। होता है इसका राउंड भी बोलते हैं, सर्किल जैसे नहीं बोलते हैं कि इर्द गिर्द। गिर्द गिर्द घूमना, हाँ हाँ जी हाँ हाँ, जी तो हाँ। वो गिर्द के दो मीनिंग होते हैं, राउंड भी है, आगे गजलों में आपके राउंड मीनिंग भी इसका आएगा, और डस्ट हम्म। भी उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो कोई मिले तो पूछ ले, मौसम गुल तो है मगर। अभी मौसम गुल क्या होता है, गुल यानी फूल, तो फूल का मौसम है, फूल का मौसम कौन सा होता है, बाहर का, जो हम्म। फूल खिलते हैं। तो फूल खिल रहे हैं, इतना अच्छा मौसम है, बढ़िया मौसम है, ठंड खत्म हो गई, धूप आ रही है, लेकिन गर्द खिजा पड़ी है क्यों, आईना है बहार पर। अभी जो आईना, आईना उसको बोलते हैं, जिसमें मैं अपने शक्ल को देख सकूं। हाँ, मिरर बोलते हैं या फिर शीशा भी बोलते हैं, तो आईना। बिल्कुल। तो आईना है बाहर का, मतलब बाहर का जो मौसम है उसका आईना है, लेकिन उसमें गंदगी पड़ी हुई है, गिर्द जैसे डस्ट गंदगी पड़ी हुई है खिजा की। खिजा क्या होता है, किसी को पता है? खिसा मतलब। पतझड़।
हाँ, शरत। राइट राइट। हम्म। पतझड़ बोलते हैं या फिर ऑटम बोलते हैं, जब मौसम खराब हो जाता है, सब अ, हरियाली चली जाती है बाहर से, वो पतझड़। तो ये कि हमारा जो बाहर का आईना है उस पे पतझड़ की धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो बहुत सुंदरता से महाराज ने बताया है कि जो बाहर का मौसम है उसमें बाहर है लेकिन फिर भी पतझड़ की गंदगी पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? कितना भी अच्छा मौसम है, हमारे मुर्शिद हमारे साथ नहीं है, हमारे प्रीतम हमारे साथ नहीं है, तो हमको कितनी बाहर हो उसमें पतझड़ का ही फील आ रहा है कि पतझड़ हमारे लिए तो पतझड़ का ही मौसम है, क्योंकि खुशियां नहीं है, क्योंकि मुर्शिद नहीं है। बाहर में सब खुश होते हैं लेकिन हमारे प्रीतम हमारे गुरु हमारे साथ नहीं है, तो पतझड़ का मौसम हमारे लिए है, खुशी का माहौल नहीं है। तो इस शेर में ये महाजी समझा रहे हैं कि मौसम में गुल तो है मगर गिर्द खिजा पड़ी है क्यों, आईना है बाहर पे। तो कितना खूबसूरती से महाजी ने बताया, आईना है बाहर। वो सोच देखिए आपकी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि एक शीशा, शीशा एकदम जब अच्छा हो तो एकदम क्लियर इमेज आती है, लेकिन उसमें गंदगी पड़ी हुई है। तो ये तरीका कितना बढ़िया महाराज जी का है। तो इस शेयर में किसी को कोई डाउट है, कुछ लिखा है या फिर जैसे है, या फिर मीनिंग में कुछ, तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट शेयर रीड करते हैं। सर एक बार मीनिंग दोबारा रिपीट करना जी। प्लीज। कोई मिले तो पूछ लें, मौसम में गुल तो है मगर गिर्दे खिजा पड़ी है क्यों, आईना है बहार पर। तो महाजी कह रहे हैं कि कोई मिले तो पूछ लें, मौसम में गुल तो है मगर, मतलब जैसे मौसम में गुल, गुल होता है फूल, मौसम तो मौसम, तो मौसम फूलों का मौसम हो रखा है, बाहर का मौसम हो रखा है, फूल हम्म खिल रहे हैं नए बाहर, अच्छा धूप निकली हुई है, तो हम्म अच्छा सा मौसम है। लेकिन फिर भी कोई मिले तो उससे ये पूछना है, क्या पूछना है कि गर्दे खिजा पड़ी है क्यों, आईना है बाहर पर। कि बाहर का मौसम है लेकिन फिर भी इसमें पतझड़ की फीलिंग क्यों आ रही है हमको। अब क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे मुर्शिद हमारे साथ नहीं है, उस टाइम पे हमें उनके दीदार नहीं हो रहे हैं। तो कितना भी अच्छा मौसम है, बाहर धूप निकली है, फूल खिल रहे हैं, बट हमें एक पतझड़ वाला ये मतलब फीलिंग आ रही है कि मौसम अच्छा है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें वो साथ होंगे तो हमारे लिए बाहर है, वो साथ नहीं है तो पतझड़ है। मौसम बाहर कैसा भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुरु हमारे साथ हैं तो बाहर है, नहीं साथ है तो पतझड़ है। तो ये उनको पता है, लेकिन फिर भी तरीका है बयान करने का इस शायरी में कि कोई मिले तो पूछ लें, कोई मिले तो भाई उससे पूछ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर दो लफ्जों में अगर ऐसे बोलें कि स्प्रिंग सीजन है और हमें पतझड़ की फील आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आईना बाहर कैसे लिखेंगे? हाँ, आईना में कौन कौन से लेटर्स नू, आएंगे? नून बड़ा कर दिया उन्होंने। अलिफ हाँ, अलिफ अलिफ आएगा बोलो। हाँ अलिफ आएगा उसके बाद। छोटी अलिफ। ये नून हम्म। एंड फिर अलिफ फिर लटकन अलिफ। वाली है। हाँ, अभी क्या है ना, ये फारसी का लेटर वर्ड है, ठीक है। तो फारसी में मैंने स्टार्टिंग क्लास में मेरे को बताया था, शायद कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें फारसी में जब हे यूज होती है, छोटी है, तो सब में ही बेसिकली फारसी में तो इसकी साउंड जो होती है ना वो एह की साउंड होती है, ठीक हम्म है। जैसे खाना हो गया, हम लोग खाना बोलते हैं, किताब खाना, तो वो खाने होता है। आई थिंक एक और वर्ड स्टार्टिंग में भी आया था ऐसे किसी शेर में। तो वैसे भी ये आईने है, आईना नहीं है, आईने है, ठीक है। और तो आई पहले अलिफ मद आएगा यहाँ पे, बड़ा आ, जैसे हिंदी में लिखेंगे तो बड़ा आएगा ना, आईना, हम्म तो इसलिए अलिफ मद आएगा। तो आ और ई में भी हम स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हमजा आएगा ऊपर उसमें। अगर एक छोट खाली आईना होता, आईना, ठीक है, तो इसमें हम एक छोटी ए का पहले हमजा, छोटी ए और उस पे हमजा, ठीक है। फिर इसमें आ गया हमारा नून, नून के बाद छोटी है लटकन वाली, नून का नुक्ता, ठीक है। अब उन्होंने बुक में जैसे नस्तलीक में कैसे लिखेंगे आप, जैसे आया, ऐसे कर दिया उन्होंने कि छोटी, छोटी है को थोड़ा लंबा कर दिया बस, ताकि लाइन बराबर आ जाए लिखने में, एक के नीचे एक आ जाए, खूबसूरती के लिए बस कर दिया ऐसा, ठीक है। क्लियर है ना? जी। जी ओके। सर। अब अच्छा बताइए कि नहे में छोटी है के बाद फिर एक और हमजा क्यों लगा हुआ है ऊपर, किसी को पता है?
अ के साउंड के लिए। जो इजाफत है ना, ए उसकी साउंड के लिए। अब जैसे इजाफत के लिए हम जेर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें जेर नहीं लगता, जैसे कि छोटी है देख लिया आपने, इसमें जेर के बजाय हमजा लगता है ऊपर, ठीक है। ऐसे वाऊ है, उसमें भी ऊपर हमजा लगेगा, नीचे जेर नहीं लगेगा। ऐसे ही मेरे ख्याल से अलिफ, अलिफ में भी, या अलिफ आ की साउंड हो तो वहां पे भी ए के लिए बड़ी ए बनती है, वहां पे जेर नहीं लगता है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ने में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए अभी से इसको समझ लीजिए कि कुछ लेटर्स हैं जिसमें जेर नहीं लगता, हमदा लगता है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं दो तीन। तो कौन आईना कौन ए से बाहर। हाँ कौन कौन एक, से में हमजा? एक बार रिपीट करना। हाँ छोटी है हो गई, हम्म। वाव हो गया, और आई थिंक अलीफ में भी नहीं लगता। ठीक। थैंक ठीक है। यू। बाकी कुछ ठीक। होगा आएगा तो पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो ये ठीक है, अभी क्लियर है ना, कैसे लिखा है, क्या है। आईना आपने पूछा था, क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक है, मीनिंग क्लियर है सबको? हाँ जी। यस। ओके जी। अब आगे अगला शेर कौन पढ़ रहा है? शैल आई रीड इट सर? हाँ जी प्लीज। ए दिले बेकरार, रो ले, आ, तड़प ले, बेकरार जाग आ। ले। ए दिले बेकरार आ, रो ले, तड़प ले, जाग ले। नींद की फिक्र किसे, नींद की फिक्र क्या, अभी रात मिली है बेसहर। बहुत बढ़िया। अभी इसमें भी कुछ वर्ड्स को खींचा हुआ है, जैसे क्या है तो उसमें छोटी ए को खींच दिया, और शहर में वापस से सीन को खींच दिया। तो बस वही, इसी वही रीजन है, कुछ अलग रीजन नहीं है उसका। बाकी आई थिंक लिखने में तो सब क्लियर ही होगा। तो महाजी फरमा रहे हैं, ए दिले बेकरार आ। अभी बेकरार का क्या मतलब है? जो भी उर्दू में वर्ड्स से पहले हम बे लगा देते हैं, बे ऐसे, या फिर बे ऐसे अगर लग गया, इसका मतलब होता है विदाउट, यानी उसका निगेटिव, कि वो नहीं है यहाँ पे। जैसे बेकरार मतलब करार नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे बेइज्जत, मतलब इज्जत नहीं करी तो बेइज्जत हो गया वो, तो बे मतलब होता है बेवफा। नहीं। सर बेवफा। बेवफा। बिल्कुल बिल्कुल, वफा नहीं बेवजह। करी, बेवजह, बिना बेवजह। बिना किसी वजह के, तो वो उसका निगेटिव हो तो बे लगाते हैं, ठीक है। तो बेकरार मतलब करार नहीं है। करार क्या होता है? करार मतलब होता है सुकून, ठीक चैन। है। तो चैन, तो यानी कि सुकून नहीं है जिसको दिल को, ए दिले बेकरार, दिल ए बेकरार, तो मतलब बेकरार दिल। तो ए दिले बेकरार आ, रो लें, तड़प लें, जाग लें। अब दिल बेकरार है, उसको सुकून नहीं है, तो रोएगा, तड़पेगा, जागेगा। क्यों? नींद की फिक्र, और फिक्र नहीं है, फिक्र है। नींद की फिक्र क्या, अभी रात मिली है बेसहर। अब फिर बेसहर मतलब कि क्या मतलब हुआ बेसहर का? जिसकी सुबह नहीं है। हाँ, सहर सुबह को बोलते हैं, तो ऐसी रात जिसकी सुबह नहीं है, ठीक है। लंबी है। लंबी, हाँ। तो नींद की फिक्र क्या, अभी रात मिली है बेसहर। तो इसका वर्ड मीनिंग अगर हम वर्ड वाइज देखें, शाब्दिक अर्थ, तो ये है कि दिल है वो, उसको चैन नहीं है, सुकून नहीं है। तो महाजी कह रहे हैं कि ये दिल है बेकरार, और रो तड़पो जागो रात भर, नींद की फिक्र क्या, अभी रात मिली है बेसहर। तो मतलब कि जनरली क्या होता है कि दिन में तो सब काम में व्यस्त हैं या कुछ है, दिन में उतना ध्यान नहीं था, रात में हमको जो भी दुख दर्द होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो रात भर कह रहे हैं कि रो तड़पो जागो। क्यों जागो, अभी तो बहुत लंबी रात है, जागते रहो, रोते रहो, तड़पते रहो। ये इसका वर्ड वाला मीनिंग है। अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, तो हाजी कहना चाह रहे हैं कि ऐसे एक आत्मा है, वो चाह रही है रात में, कि भजन पे बैठी है, कि अंदर जाना चाह रही है, लेकिन उसको अपने मुर्शिद के दर्शन नहीं हो रहे अंदर।
तो कह रहे कि रात भर कोशिश करो, रो तड़पो, आत्मा से कह रहे हैं कि उनकी याद में रो, तो क्या पता उनके दर्शन हो जाएं। लंबी रात है, जैसे कृपासी माँ जी कहते थे कि नाइट इज जंगल, तो रात लंबी है। तो अब जब चैन नहीं आ रहा तो रात भली छोटी हो लंबी, लेकिन लगेगी, लंबी ही लगेगी। तो क्यों ही कह रहे हैं कि लंबी रात है, अपना आप ट्राई करते रहो, उनकी याद में बैठो, रो, हो सकता हो आपको उनके दर्शन हो जाएं। तो ये स्पिरिचुअल मीनिंग इसका है। किसी को डाउट या क्लियर हो गया? हो गया। ये बेसहर मीन लंबी लंबी। हाँ, मतलब वर्डी मीनिंग इसका है बेशहर, बिना शहर के। शहर मीन्स मॉर्निंग। तो बिना शहर, जिसकी ऐसी रात जिसकी सुबह ही नहीं हो रही है, लंबी रात खत्म खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है। थैंक यू। ओके। और इसमें भी फिक्र में वैसे ही काफ बनाया है तिरछा करके, जैसे मैंने बताया था कि फे लिया, हम्म। तिरछा कर दिया उसको, यहाँ पे रे लगा दिया, ऊपर कश लगा दिया, फिक्र हो गया। नॉर्मली हम लोग उसको लिख तो ऐसे भी लिखेंगे, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर अगला शेर पढ़े कोई। मैं पढ़ती हूँ। जी। दिल से निकल कर हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाएं। अब यहाँ हमजा लगा है ना, जाएं। जी। हम्म। आगे। अ, क्या है ये? रा, आज। जो पढ़ ताज। रहा है रिक्वेस्ट है वही पढ़े, बाकी लोग हेल्प ना करें, ताकि वो उसका खुद जो पढ़ रहा है वो कोशिश करे पढ़ने की। अ, क्या है? हाँ सॉरी। हाँ, साज मेरा लतीफ है, नगमा मेरा लतीफ तर। बहुत अच्छे। अभी अपने दिल से निकल कर पढ़ा, कर नहीं है वो, के है कि बड़ी ये लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, राइट हाँ, राइट कर ऐसे राइट। होता। ठीक है। हर हम्म। सदा क्यों ना दिलों में अब डूब जाए, नहीं है, जाए है खाली, नून नहीं है, नून गुन्ना भी नहीं है। अब अच्छा है, अभी इन्होंने ए ऊपर क्यों लिखा? मैंने वही जो रीजन हम्म। पहले बताया था, वही रीजन है कि वो लाइन से बाहर ना चला जाए। जो हर लाइन शेर की आप गजल की देखोगे, सेम जगह पे शुरू हो रही है, सेम जगह पे खत्म हो रही है। तो वो बस सुंदरता उसको बनाए रखने के लिए बड़ी एक ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने। वरना लिख नॉर्मली जा, ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने इसको हटा के ऊपर टांग दिया इसके ऐसे। तो जाए नहीं पढ़े, जाए नहीं पढ़े। नहीं नहीं, क्या जाए ऐसे गलती लिख। है? जाए में नून आएगा ना, ना की आवाज आ रही, इसमें नून कहाँ है, खाली बड़ी ये है ना इसमें। जाए ऐसे अच्छा, लिखेंगे, जा जाए। अच्छा, ऐसे होगा ना, हमजा छोटी है, नून गुन्ना, तब जाए ठीक हो है, जाएगा वो। ठीक है। ठीक ठीक। ये खाली ठीक है, जाए थैंक है, यू। जाए, थैंक यू, बस ए पे थैंक खत्म। यू। ठीक है। हाँ सर। हम्म। ठीक है, साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा। अच्छा भी देखो, अब मेरा तेरा में ए नहीं लगाया, खाली मरा तेरा लिखा हुआ है। हाँ। इसका मतलब पता है किसी को क्या है, क्यों है ऐसा? मामे। मेरा में ए नहीं लगाया, तेरा में ए नहीं लगाया, मेरा और तेरा को मरा तरा कर दिया। हम्म। क्यों ऐसा हो, पता है किसी को, कोई बता सकता है? दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ राइट। हाँ जी। दे आर सेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये अभी मीरा मीरा हो जाता है। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी आप लोग गजल पढ़ रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक गजल का एक मीटर होता है, एक बहर होता है। जितनी भी साउंड्स एक लाइन में है, वो हर लाइन की साउंड सेम होंगी टोटल। ठीक है। तो हर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं सब पे उसमें वन और टू के बेस पे साउंड निकालते हैं। बड़ी जैसे आ है तो डो हो गया, छोटा है तो वन हो गया। तो फिर टोटल सम करा जाता है उसको, और सम सेम होना चाहिए, ये रूल है गजल का। ठीक है। अब अगर आप कहानी पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो लिटरेचर, तो वहां पे मेरा प्रॉपर मेरा ही लिखा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलत हो जाएगा। लेकिन गजल लिखते वक्त शायद कोई राइट है कि अगर कोई लाइन है वो मीटर में एक या एक आगे जा रही है, तो उसमें उसको मात्रा को वो कम ड्रॉप कर सकता है, ताकि मीटर सेम आ जाए। अभी इसमें मेरा तेरा होता तो वो मीटर से आउट होता, उसकी दो साउंड्स बढ़ जाती, इसलिए उसको मेरा तेरा कर दिया। अब देखो, छोटी की मात्रा है वैसे, मेरा है ये, मेरा और मेरा। तो मेरा में बड़ी साउंड है, मेरा में बस छोटी सिंगल, तो वो अब
काउंट करोगे तो वो काउंट होता है, ये वन आएगा मी में, और मे में दो आ जाएगा, रा तो दो है क्योंकि आ बड़ी साउंड है। तो ये थ्री है, ये फोर हो गया। अब आप काउंट करोगे अगर शेयर में पूरा, तो वहां पर अगर मेरा लिखेंगे तो वो मीटर से आउट हो जाएगा, जो ऊपर के मिसरे हैं उससे एक साउंड उसकी बढ़ जाएगी, तो वो नियम गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये हम कर सकते हैं, मात्रा गिरा देते हैं, इसको मात्रा गिराना बोलते हैं, ताकि वो मीटर में फिट बैठ जाए। इसलिए इसको मेरा और तेरा कर दिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें मात्रा गिरा देते हैं हम लोग, फिलहाल मेरा तेरा पे बात करते हैं। ठीक है। अब निकल में भी वैसे काफ बनाया है, तिरछा बना के ऐसे, ये इस तरह से। नहीं तो फिर नॉर्मली ऐसे बनता निकल, लेकिन उसको सुंदर बनाने के लिए इसको तिरछा कर दिया। ठीक है। बाकी तो आई थिंक सर ये ऑल। रिदम को कायम रखने के लिए करते हैं, मेरा तेरा। रिदम बोल रिदम, सकते हो आप, एग्जैक्टली रिदम। रिदम नहीं। हाँ, जैसे एक लाइन लिखी है ना, जैसे पूरा मिसरा है, आप उसको हर जो भी साउंड्स हैं इसमें दो साउंड्स होती हैं टाइप की, दीर्घ और लघु, मतलब एक तेज ज्यादा, एक हल्की। तो फिर उसको सबको सम करते हैं, और हर लाइन की साउंड, जो साउंड्स का सम है वो सेम होना चाहिए, गजल का नियम है ये लिखने का। इसको बहर बोलते हैं। तो इस पे बहुत बड़ी बुक्स बहुत बुरी आती हैं इस पे, लोगों ने इसके बहर बनाए हुए हैं कि इतना मीटर होगा, इतनी कैलकुलेशन का सम आएगा, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो वो उसमें मीटर में, अब माही की गजल सारी एक खतरनाक बहर पे है, कोई बिल्कुल भी जरा सा भी उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए उसको मैच करने के लिए मात्रा गिरा दी है। रिदम तो फिर वो उसी सब उसको आप गाओगे तरन्नुम में तब रिदम की बात आएगी, बट लिखते वक्त खाली बहर की बात करते हैं कि वो मीटर जो उसका साउंड वाला मीटर है, कि नंबर ऑफ साउंड्स का सम जो है वो सेम होना चाहिए। सर जरा नगमा लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे नगमा? हाँ हाँ। नगमा में क्या आएगा, नून प्लस गैन प्लस मीम प्लस छोटी है। ठीक है। जी। अभी जो गैन है उसके जो मिडल में आता है, तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, ट्रायंगल हमजा जैसी हो जैसे। जाती है। नहीं, हमजा नहीं, वो तो स्टार्टिंग में होती है। हमजा जैसी। मिडिल में हाँ, ट्रायंगल जैसे वही है, ऐसे हो जाती है। ट्रायंगल, ऐसे, ट्रायंगल वाली है है। ना। ठीक है। तो हम्म। नून का स्टार्टिंग शेप होती है ऐसे, ये। ठीक। जी। तो इसमें जुड़ेगा ये, तो ऐसे, ऐसे हो जाएगा, सॉरी, ऐसे। हम्म। ठीक है। इसमें मीम आ गया, मीम में छोटी ही लटकन वाली आ गई, तो ये नून गैन नगमा। अभी इसको नस्तलीक में लिखेंगे तो थोड़ा ऊपर से नीचे को आएगा वो, इस तरह से इसे लिखा गया है बुक। जी। ठीक है जी। जी। तो अभी शेर में महाजी क्या फरमा रहे हैं कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए। अब सदा क्या होता है, सदा भी फारसी का वर्ड है, इसका मतलब होता है आवाज। ठीक है। तो दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए, साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर। हमारी अपनी बात कर रहे हैं एक तरीके से, अब समझने वाले को जो भी समझ में, बट वो कह रहे हैं कि जब महाजी सत्संग करते हैं या किसी से पर्सनल बात भी हो रही है, तो उनकी बात का असर बहुत ज्यादा होता है। तो वही कह रहे हैं क्यों ना हो ऐसा असर, दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए। तो महाजी दिल से कुछ बोल रहे हैं, तो सामने वाले के दिल में क्यों ना डूब जाए वो, क्योंकि साज मेरा लतीफ है। साज क्या होता है, किसी को पता है इंस्ट्रूमेंट। साज? हाँ, इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका रूट वर्ड जो आता है वो फारसी से ही आता है, साख्तन से। ठीक है। म्यूजिकल साख इंस्ट्रूमेंट। नहीं, वो तो अलग होता है, वो तर्ब बोलते हैं उसको शायद, आई थिंक। ये साख्तन से आया है। साख्तन मतलब होता है बिल्ड करना या बनाना। ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कुछ चीज को बिल्ड करने में हेल्प करे, किसी चीज को बनाने में हेल्प करे, उसको साज बोलते हैं। ठीक है। साख्तन से वर्ड आया है वाला। अब जैसे आपने सुना होगा चारा साजी होता है, या नासाज बोलते हैं उसको। तो चारा साजी क्या होता है, कोई ऐसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी एक हेल्प या कुछ ऑब्जेक्ट जो किसी चीज का चारा निकालने में हेल्प करे हमको। किसी के को सोल्यूशन निकालना है, चारा नहीं मिल रहा, तो चारा निकालने में चारा साज होता है, और चारा साजी उस क्रिया को बोलते हैं।
ऐसी ना साज, या जो भी है साज का मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बनाने में कुछ कुछ चीज को बनाने में हेल्प करे। ठीक है। तो साज मेरा लतीफ है। अभी महाराज जी ने जो उनका गला है या आवाज है उसको साज बोला है, तो मेरा लतीफ है। लतीफ क्या होता है? जेंटल। जेंटल। तो लतीफ यानी कि जो साज है, अब हम तो सबको पता है दशरथ सिंह जी कितने सॉफ्टली बोलते थे, कितने लतीफ तरह से बोलते थे। तो जब उनका साज लतीफ है, इतना सॉफ्टली बोल रहे हैं वो, तो कोई गुस्से वाला बंदा भी शांत हो जाएगा, उनकी बात सुन के दिल पे गहराई में जाएगी। और नगमा तेरा लतीफ तर, नगमा क्या होता है? सॉन्ग। सॉन्ग। सॉन्ग बोलो या सॉन्ग। मेलोडी बोलो। ठीक है। तो अब महाराज जी सत्संग में किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा के शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो उनका हम्म। शब्द है, उनका जो वाणी है, वो लतीफ तर है, मतलब कि और ज्यादा लतीफ है। तो जैसे ये डिग्रीज होती है ना, इंग्लिश में हिंदी में हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव, या वो जैसे गुड बेटर बेस्ट, या टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो वही है बेहतर बेहतर बेहतरीन। तो लतीफ लतीफ तर लतीफ तरीन। तो लतीफ यानी कि नॉर्मल, सिंगल नॉर्मल डिग्री होती है कि जेंटल। लतीफ तर मतलब कि जैसे दो को कंपेयर बेटर। करते हैं, बेटर, उससे ज्यादा लतीफ। और फिर तीसरा होता है, इतर है। बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। हाँ, लतीफ तरीन, ये भी फारसी का कॉन्सेप्ट है। लतीफ, ओके। लतीफ था लतीफ तरीन। बेहतर बेहतरीन, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। आप कोई भी हम्म, ऐसे फारसी में बड़े को बुजुर्ग बोलते हैं, तो बुजुर्ग, बुजुर्ग तर, बुजुर्ग तरीन। तो ऐसे ही लतीफ तर मतलब कि अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, तो बेस्ट की बात नहीं आई है, दो में कंपैरिजन हो रहा है कि जो आवाज है, जो साज है मेरा, वो लतीफ है। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका नगमा है, वो और ज्यादा ज्यादा सॉफ्ट है, और लतीफ है, और जेंटल है। लतीफ तर, लतीफ तर देन दिस, ऐसे कहते हैं, बेटर देन दिस। तो लतीफ जो नगमा है, इट इज लतीफ तर, बेटर यानी जो मोर जेंटल देन जो आवाज है, जो जिससे मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा साज है। ठीक है। तो क्लियर है ये शेर? जो इजी। लिखावट है, लिखने का तरीका या मीनिंग, दोनों चीजें। जी। ठीक है, तो आई थिंक टाइम हो गया है। तो जितने भी फाइव ओ शेयर हम लोगों ने क्लॉक किए हैं, 3 और 5, 6 शेयर किए हैं शायद। तो किसी को कुछ 6 शेयर में से कुछ डाउट है, या कोई लिखने में कुछ वर्ड दिक्कत हो रही, तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर विदा लेते हैं। सर मैं थोड़ी लेट आई थी, 6 लाइंस हुई हैं या 6 शेयर्स सिक्स हो गए हैं? शेयर शेयर हो गए हैं, फोटो ग्रुप पे भेजी थी ना, तो 3 शेयर पहले पेज पे थे, और दूसरे अच्छा। पेज के 3 शेयर कवर हुए हैं। ओके। तो कोई स्पेसिफिक वर्ड में या लेटर में आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर पूरा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, या फिर रिकॉर्डिंग भी आई जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में भी ले सकते हैं। बट अगर कुछ डाउट है ऐसा छोटा मोटा एक, तो पूछ लीजिए आप। सर एक बात है, जैसे हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं व्हेन वी हैव टू डू इन डिटेल व्हाट हम्म। द poetry meaning, then can we explain like what Maharaji is saying or what the share is in general language? मतलब जब आप लिखेंगे एग्जाम में, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे भी हाँ कि हाँ। जनरल लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करना है, और लाइक यू वर एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली लाइक what Maharaji wants to say, or can we explain like that? नहीं, ऑब्वियसली जो महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका 1% भी मैं बता नहीं पाया हूँ, पहली बात तो। दूसरा कि एग्जाम में आप दोनों लिख लीजिए। जो नॉर्मल वर्ड वाला मीनिंग है वो तो लिखिए, क्योंकि सर मोस्टली वही एक्सप्लेन करते हैं। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं वो महाराज जी बता सकते हैं, तो वो लिखिए। बाकी अगर आपको उसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट पूरा अच्छे से क्लियर है, तो उसके आप 2 4 लाइन उसमें ऐड कर दीजिए। हालांकि आपको एग्जाम में वर्ड लिमिट होगी, इतने वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है इसका आंसर, तो उस अकॉर्डिंगली हम्म। आप मैनेज कर लीजिए कि भाई इतना, आधा में वर्ड वाला लिखना है, आधा जो पार्ट है वो स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट लिखना है। उसमें भी ऐसा नहीं कि सर मार्क्स नहीं देंगे, काट देंगे, वो उसको और अप्रिशिएट करेंगे बल्कि, और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हर्ज उसमें कोई हर्ज नहीं है, मीनिंग बल्कि वो क्लियर अच्छे। होना चाहिए हाँ वैसे जी, भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शब्द का मीनिंग आप या तो सीधा स्पिरिचुअल मीनिंग भी चालू कर सकते हैं, अगर कोई शब्द
का मीनिंग बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बहुत मतलब क्लियर है पूरा, खाली उसका स्पिरिचुअल मीनिंग डीप में है, बड़ा हो जा रहा है आंसर आपका, तो खाली वही लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है उसमें।